नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज 10 मार्च है, सावित्रीबाई फुले का महापरिनिर्वाण दिवस। 3 जनवरी 1831 को सावित्रीबाई फुले पैदा हुई थी और उन्होंने नारी शिक्षा के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए और नारी के अंदर से अंधविश्वास, पाखंड को दूर करने के लिए, छुआछूत को दूर करने के लिए, विधवा विवाह को रोकने के लिए और भी तमाम पाखंडों को समूल नष्ट करने के लिए जो काम किया था, अद्वितीय था। आज हम इस नारी महाशक्ति को याद करते हुए गर्वान्वित होते हैं और हमें इस नारी शक्ति से प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन मिलता है। खास करके हमारे महिला समाज को ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए 19वीं सदी में काम किया था और आज 21वीं सदी में भी हम अगर महिलाओं को शिक्षित नहीं कर पाए हैं और अंधविश्वास, पाखंड के दलदल में अभी वे झुलस रही हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आज भी बहुजन समाज की महिलाएं, खास करके पिछड़ी जात की, अति पिछड़ी जात की, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, दलित समाज की अधिकांश महिलाएं अनपढ़ हैं, गंवार हैं और उनके शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता। उनके नारी होने के अधिकार पर और उनके संवैधानिक अधिकार को उन्हें नहीं दिया जा रहा है और ऐसे में वे बदहाली की जिंदगी और जिस रूप में उनकी स्थिति है गरीबी रेखा के नीचे, कि अगर सियासत उन्हें राशन दे देता है तो वो बहुत खुश हो जाती हैं और जो उनको राशन देता है उसी को वोट दे देती है। आज यही हुआ है। महिलाओं के एक मुश्त वोट से, जो लाभार्थी महिलाएं थी, उनके एक मुश्त वोट से भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत होने जा रही है। हमें तो लगता है कि सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी की महिलाएं ही नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज की लाभार्थी महिलाएं, लाभार्थी का मतलब कि जिन्हें राशन दिया गया, जिन्हें 1 किलो तेल दिया गया, जिन्हें नमक दिया गया, जिन्हें गेहूं दिया गया, जिन्हें चावल दिया गया और जिनके अकाउंट में 500 रुपए डाले गए और घर देने की बात कही गई है, ऐसी लाभार्थी महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को एक मुश्त वोट दिया और वह जीत के कगार पर है। अभी चुनाव से संबंधित गणना चल रही है और भारतीय जनता पार्टी 255 के आसपास ऊपर नीचे हो रही है। समाजवादी पार्टी 125, बहुजन समाज पार्टी 3, कांग्रेस 3, अन्य 2। तो ये फिगर है और हमें लगता है कि ये फिगर ही फाइनल होगा और भारतीय जनता पार्टी को लगभग कम से कम 250 सीटें मिलेंगी और समाजवादी पार्टी 120 से 125 कुछ भी मिल सकता है और बहुजन समाज पार्टी को 3 भी मिल सकती है, 4 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। यही हाल कांग्रेस का है और यही हाल अन्य। तो साथियों, क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत से जीत रही है और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, सारी विपक्षी पार्टियां धराशायी हो गई हैं। हमें इसकी तह में जाना होगा और विश्लेषण प्रारंभ करें चुनाव पर। उसके पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं, आपसे अपील करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत ताकत मिलेगी और हमारी ऊर्जा और बढ़ जाएगी। तो साथियों, सावित्रीबाई फुले को याद करते हुए हमने ये कहना चाहा कि जो अलख जगाया था सावित्रीबाई फुले ने और फुले दंपति ने,
उस समय के लिए कारगर साबित हुआ, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चल सका और उन्होंने जहां से उनकी जिंदगी खत्म हो गई तो उनके मिशन को, उनके अभियान को आगे बढ़ाने वाला शायद कोई नहीं था। यही वजह है कि हमारी अधिकांश महिलाएं आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, अशिक्षित हैं और उनमें अपने हित को और अपने अनहित को सोचने की शक्ति नहीं है। तात्कालिक लाभ पर चली जाती हैं और एक बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार हो जाती है, साजिश का शिकार हो जाती है। जब आरएसएस के लोग उन्हें पहुंचते हैं उन्हें समझाने के लिए कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, राम मंदिर बनाया जा रहा है, काशी में कॉरिडोर बनाया गया है, मथुरा में भी मंदिर बनाया जाएगा, तो हमारी महिलाएं धर्म और पाखंड को अभी भी मानती है और व्रत, उपवास, स्वर्ग, नरक में बहुत विश्वास करती हैं। उन्हें लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का शासन फिर से आएगा तो स्वर्ण युग हो जाएगा और सब चंगा होगा। और वो भूल जाती है कि किस तरह से योगी ने ठोक दो की राजनीति किया था, किस तरह से योगी ने आवारा पशुओं की समस्या उत्पन्न कर दिया था, किस तरह से योगी ने महंगाई को लाया था, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना की बदइंतजामी की जिससे लाखों मौतें हुई हैं। ये सारी चीजें भूल जाती है। बस उन्हें तात्कालिक लाभ दिखाई देता है। 5 किलो, 10 किलो या 15 किलो जो भी राशन मिलता है महीने में 1 या 2 बार, और वो भी 31 मार्च से खत्म होने जा रहा है। महंगाई कहां से कहां पर है इन महिलाओं को समझाने वाला कोई नहीं है। और जिन घर की महिलाएं हैं वहां के पुरुष भी लगता है कि उन्हीं महिलाओं के साथ ही उनका भी दिमाग चढ़ गया है और उनका भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसलिए जो है महिलाओं ने एक मुश्त वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी को इस कगार पर। वैसे इनके जीतने की वजह सिर्फ महिलाओं का वोट, लाभार्थियों का वोट ही नहीं है, बल्कि बहुत से पहलू हैं और उन पहलुओं को आज हम खंगालेंगे और आपको बताएंगे कि इनकी जीतने की क्या वजह है। सबसे पहले तो ये जान लें कि इन महिलाओं को या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वालों को महंगाई नहीं दिखी, वोट दिया बीजेपी को। कोरोना काल की बदइंतजामी नहीं दिखी, लाखों मारे गए, वोट दिया बीजेपी को। आवारा पशुओं की समस्या कोई समस्या ही नहीं लगी, वोट दिया बीजेपी को। बिजली महंगी है कितनी, इस पर ध्यान नहीं और आगे मुफ्त बिजली लेने की कोई योजना नहीं, वोट दिया समाजवादी पार्टी को। किसान आंदोलन मुद्दा नहीं बन सका, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, यह कभी कहा था मोदी ने, योगी ने 2017 में कहा था कि 22 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन एक भी किसान की आय दुगनी नहीं हुई और वोट दिया योगी मोदी को। किसानों को कुचलना भी मुद्दा नहीं बन पाया, बेरोजगारों की पिटाई हुई वो भी मुद्दा नहीं हुआ। और जितनी मात्रा में इलाहाबाद से पलायन करके अपने अपने क्षेत्रों को गए बेरोजगार, निश्चित रूप से उन्होंने वोट दिया होगा, लेकिन उनका वोट भी ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हुआ। ओबीसी जनगणना मुद्दा नहीं बन पाया, पेंशन वापसी करने की बात कही थी, लैपटॉप देने की बात कही थी, बिजली माफ करने की बात कही थी, 22 लाख रोजगार देने की बात कही थी। यह सब मुद्दा नहीं बन सका। मुद्दा बना तो क्या बना, 80 और 20। योगी का यह फार्मूला था कि 80% हिंदू हैं, 20% मुस्लिम हैं, तो 20 हमें नहीं वोट दें और 80 हमें पूरा वोट दें। और उन्होंने जो तिकड़म लगाया और आरएसएस के प्रचारकों को घर घर भेज करके महिलाओं को गुमराह किया, उसी का नतीजा है कि लाभार्थी महिलाओं को जिस तरह से सब्जबाग दिखाया गया, जिस तरह से धर्म के अंधी गली में ढकेला गया और जिस तरह से उन्हें वादा किया गया, सारी महिलाएं, लाभार्थी महिलाएं एक मुश्त वोट भारतीय जनता पार्टी को दी है।
हमें तो लगता है कि मुस्लिम महिलाओं ने भी वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, वे महिलाएं जो लाभार्थी थी। आतंकी साइकिल की बात कही थी प्रधानमंत्री मोदी ने, इसकी चारों तरफ भर्त्सना हुई थी। योगी ने एक बात कही थी, घर में उतार देंगे, शिमला बना देंगे, इस पर भी बहुत प्रतिक्रिया हुई थी उस समय। लेकिन यह सब नहीं चल सका, यह मुद्दा नहीं बन सका। अब क्यों नहीं मुद्दा बन सका, इसकी तह में जाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। हाँ, मुद्दा बना तो क्या बना? लॉ एंड ऑर्डर। एक झूठी बात को जिस तरह से गोदी मीडिया ने प्रचारित किया, भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े नेताओं ने, आरएसएस के प्रचारकों ने प्रचारित किया, उससे लोगों को लगा कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर योगी के रहने पर ही सही रहता है और ये सबको ठोक देते हैं, अपराधियों को जेल में डाल देते हैं, माफियों को जेल में डाल देते हैं या ऊपर पहुंचा देते हैं। अगर कोई कानून व्यवस्था को दुरुस्त रख सकता है तो वो योगी ही है, ऐसा इन महिलाओं के और पुरुषों के सभी मतदाताओं के दिल दिमाग में बैठा दिया गया। और मीडिया मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी का कितना अच्छा है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। दिन रात गोदी मीडिया प्रचार करता रहा और उसके लिए उन्हें उसके एवज में 600 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया गया और वो 600 करोड़ के अलावा भी दिया गया, लेकिन ये तो सरकारी पैसा दिया गया था, इसलिए आंकड़े हमारे पास हैं या सबके पास हैं। लेकिन जो गैर सरकारी रूप से पत्रकारों को मालामाल किया गया उसका कोई हिसाब नहीं है। समाजवादी पार्टी को तमंचाधारी, आतंकी, माफिया, अपराधी कह करके अपराधी ही सिद्ध कर दिया गया और लोग उनसे डरने लगे। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ मतदाताओं में एक भय सा व्याप्त हो गया कि अगर अखिलेश आ जाएगा तो गुंडा राज आ जाएगा, अपराधियों का राज आ जाएगा, महिलाएं बहनें सुरक्षित नहीं रहेंगी, सड़कों पर निकल नहीं सकेंगी, ऐसा उनके दिल और दिमाग में भर दिया गया। कैराना पलायन का मामला बना, हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण करने में जिस तरह से कैराना में जाकर के योगी ने पलायन की बात उठाई थी और हिंदुओं को पलायन से मुक्ति दिलाने के लिए, गुंडों से मुक्ति दिलाने की बात कही थी, उसका परिणाम यही हुआ कि जो दिखाई दे रहा था सतह पर कि हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है, वो दरअसल हो चुका था। मुजफ्फरनगर का दंगा कब हुआ था? 2012-13 में हुआ था और उसको अभी भी बुनाया जा रहा है। लगभग 10 साल हो गए, उसको अभी भी बुनाया जा रहा है और इसके पहले जितने भी चुनाव हुए थे सब में उसे बुनाया गया था। लेकिन हमें तो लगता है कि आरएसएस के प्रचारकों ने हमें कई लोगों ने बताया है कि जिस तरह से उन्हें पैसे दिए गए लोगों को और प्रचारकों ने पैसे दिए और जिस तरह से खौफ प्रकट किया गया अखिलेश यादव के प्रति और जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही गई और महंगाई को दूर करने की बात कही गई कि सरकार बनेगी तो महंगाई खत्म कर दी जाएगी, उनके झांसे में आ गई महिलाएं और एक मुश्त वोट दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। तो साथियों, राकेश टिकैत जो एक बड़े किसान नेता हैं, उन्होंने वोट पर चोट की बात कही थी और किसान आंदोलन के समय 1 साल तक गाजीपुर बॉर्डर और दिल्ली के चारों बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन चलता रहा इनका। और अंततः जब उत्तर प्रदेश चुनाव आया तो प्रधानमंत्री योगी जी ने माफी मांगते हुए किसान आंदोलन को वापस लिया था और इन किसानों ने जितनी मेहनत की थी वोट पर चोट करने की बात या वादा खिलाफी की बात के लिए उनको सबक सिखाने की बात कही गई थी। तो किसानों की बातें या किसानों की समस्याएं, ये सब चीजें, किसानों की शहादत उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के समझ में नहीं आई, बल्कि उसके उल्टे जो है उन्होंने
भारतीय जनता पार्टी को सही माना। और एक चीज बता दें कि अब जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत हो चुकी है तो किसान आंदोलन को पहले से ही नजरअंदाज करता रहा है, आगे भी नजरअंदाज करेगा और किसानों को सफलता नहीं मिलने वाली है। और हो सकता है कि फिर से तीन काले कानून वापस आ जाए। जिस तरह से कृषि मंत्री ने बोला भी था, नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री ने बोला भी था कि हम उसको फिर से लाएंगे, बाद में जब प्रतिक्रिया हुई, विरोध हुआ तो अपनी बात से पलट गए थे। लेकिन हमें पूरी संभावना है कि अब लग रहा है योगी को, मोदी को और पूरे आरएसएस को कि किसानों से कुछ नहीं होने वाला है। कि किसान हमारा विरोध नहीं कर सकते हैं और किसान हमें हरा नहीं सकते हैं। न तो ये योगी को हरा पाए हैं और न मोदी को हरा पाएंगे 2024 में। अब अखिलेश यादव में दरअसल कई कमियां हमें अब नजर आ रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ी कमी तो उनकी है कि बूथ मैनेजमेंट उनका वैसा नहीं रहा जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का था। बूथ मैनेजमेंट न होने की वजह से जो हानि हुई है समाजवादी पार्टी की, वह उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। और एक चीज और ध्यान रखना होगा कि इन चुनावों में जिस तरह से ईवीएम मशीनों का पकड़ा जाना, ट्रक भर भर करके मशीनें पकड़ी गई, कूड़े की गाड़ी जो कूड़ा ढोती है वह ईवीएम मशीन ढो रही थी और कई जगहों पर मशीनें काम करना बंद कर दी थी। एक्सपर्ट को बुलाना पड़ा, अधिकारियों को बुलाना पड़ा, तब जाकर के वहां। लेकिन बहुत सी ऐसी जगहें रही होंगी जहां पर कि ईवीएम का फॉल्ट पकड़ में नहीं आया और भारतीय जनता पार्टी के नेता खेला कर गए। और सबसे बड़ा कारण हमें अखिलेश यादव की हार का यही लगता है कि ईवीएम के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है, बहुत बड़ी आशंका है, क्योंकि ईवीएम के वजह से ही कई अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है, उन्हें दंडित भी किया गया है। लेकिन जो अधिकारी पकड़ में आए उन्हें तो दंडित किया गया, लेकिन जो पकड़ में नहीं आए वो खेला खेल गए। और तीसरी बात यह है कि अब चुनाव के परिणाम लगभग आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिल चुका है, 250 के आसपास उसकी सीट रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव रहेगी। पिछले चुनाव में 47 सीटें मिली थी, अब इनको 125 से 130 या हो सकता है 135 मिल जाए, ये तो रात तक पता चल जाएगा। लेकिन इससे जो है आत्मविश्वास कम नहीं करना है अखिलेश यादव को, पिछड़ी जातियों को और दलित समाज को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है और एक प्रैक्टिस बनाने की जरूरत है और एक रणनीति बनाने की जरूरत है। जैसी रणनीति भारतीय जनता पार्टी बनाती है कि एंटी इनकम्बेंसी को भी धो देती है, हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण भी कर देती है, और इतनी महंगाई और इतनी समस्याओं के बावजूद भारी बहुमत लेकर के सरकार बनाने जा रही है। तो इस चुनाव से 3 बातें या कहें कि 4 बातें स्पष्ट होती हैं। एक, 1990 से लेकर के अब तक, मतलब 2017 तक हमेशा सरकारें बदलती रही और 2007 के पहले इन सरकारों में अस्थायित्व तो नहीं था। मायावती के शासनकाल से 2007 से अस्थायित्व होने लगा है। मायावती ने पूरे 5 साल राज किया 2012 तक, और उसी तरह से 2012 से 17 तक अखिलेश यादव ने, और उसी तरह से योगी ने किया 17 से 22 तक। लेकिन जो खेला हुआ है उस खेला की वजह से अभी ये 2022 से 27 तक ले जाएंगे, और इस बीच लोकसभा चुनाव भी आएगा, राष्ट्रपति का भी चुनाव भी आएगा, और आरएसएस के 100 साल पूरे भी हो जाएंगे 2025 में।
और आरएसएस का जो सबसे बड़ा एजेंडा है, ध्यान रहे और सावधान रहे, चौकन्ना रहे, हिंदू राष्ट्र बनाने का इनका सपना साकार होने की दिशा में जा रहा है। जिस तरह से इन्होंने सांप्रदायिक कार्ड खेला था और हिंदू वाहिनी ने योगी की मार डालने, काट डालने की बात कही थी, अब ये जीत गए हैं, इनका आत्मविश्वास और बढ़ेगा और हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में ये पूरी कोशिश करेंगे। और अब इनका राज्यसभा में भी बहुमत हो जाएगा, और राज्यसभा में बहुमत हो जाएगा तो संविधान को बदलने की कवायद से ये बाज नहीं आएंगे। ये आरएसएस के लोग हैं, घाघ होते हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। हिंदू राष्ट्र किसी भी सूरत में बनने नहीं देना है। तो अब ऐसा लग रहा है कि जो एक एंटी इनकम्बेंसी की वजह से सरकारें ज्यादा करती थी, अब वो मीडिया मैनेजमेंट, ईवीएम सेटिंग की वजह से नहीं जाएंगी और इनका राज आगे बना रहेगा। और हो सकता है इसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है, तो फाइनल जो लोकसभा का चुनाव है इसमें भी ये यही कलाबाजी दिखाएं, यही खेला खेलें जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में मीडिया मैनेजमेंट करके महिलाओं को साजिश के तहत गलत ढंग से मोटिवेट करके जो इन्होंने चुनाव जीतने की टैक्टिक्स अपनाई है, हथकंडा अपनाया है, यही सब लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है। इसके लिए विपक्ष को आत्मबंधन करना है, एकजुट होना है। दलित समाज और पिछड़े समाज को तो मुख्य रूप से एकजुट होना है। मायावती को सारे गिला शिकवे भुला करके अखिलेश यादव के साथ और भी जितने ओबीसी के नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, ओपी राजभर, जितने भी हैं कद्दावर नेता पिछड़ी जातियों के, सबके साथ मिलकर के एक बैठक करनी चाहिए और उस बैठक में सारे गिले शिकवे भूल करके और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लोकसभा चुनाव में एक रणनीति बनानी चाहिए। और उसमें अगर एक दलित की बेटी को आगे कर दिया जाए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए चेहरा बना दिया जाए, तो शायद सबसे अच्छा होगा। और इस काम के लिए अगर उन्हें मोटिवेट किया जाता है और अखिलेश यादव कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो ऐसा हो भी सकता है। और ऐसा होता है तो दलित समाज का एक मुश्त वोट, पिछड़ा समाज का एक मुश्त वोट, मुसलमानों का एक मुश्त वोट मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की दिशा में मिल सकता है। तो साथियों, और एक बात और बाकी रह गई है। अब आजकल का चुनाव मुद्दों पर नहीं लड़ा जा सकता है, एंटी इनकम्बेंसी पर नहीं लड़ा जा सकता है, टैक्टिक्स पर लड़ा जा सकता है और लोक लुभावन नारों पर लड़ा जा सकता है और मीडिया मैनेजमेंट करके लड़ा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।